हेलो 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 कि देशभक्ति के विविध आयाम इस विषय पर संपन्न होने जा रही है। आप सबसे निवेदन है कि कृपया सभा कक्ष में पधारें और अपनी आसन ग्रहण करें। न केवल गरिमा प्रदान की बल्कि अपनी सूझ से उस कार्य को नए आयाम देने का एक बड़ा सौभाग्य श्रद्धेय जोगिंदर सिंह जी के भाग्य में रहा। वाह देवी वीणा रमणी मां सरस्वती मंचासीन अतिथियों और श्रोता दीर्घा में बैठे हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत। नागरिक आदरणीय श्री जोगेंद्र सिंह जी, सीबीआई के पूर्व निदेशक, आदरणीय श्री शेखर जी, जिनका जीवन ही देशभक्ति के लिए समर्पित है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित प्रचारक और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संगठन मंत्री हैं। आदरणीय श्री कृष्ण कुमार अस्थाना जी, जो एक देशभक्त लेखक, संपादक और संगठक हैं। श्री त्रिपुरारी शर्मा, भारतीय साहित्य परिषद की स्थानीय इकाई के अध्यक्ष हैं। विकास जी और सभागार में बैठे हुए आदरणीय डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल जी, हिंदी के मूर्धन्य आलोचक और विद्वान वक्ता तथा अपने विद्यार्थियों के बीच सर्वाधिक समादृत अध्यापक, दिल्ली विश्वविद्यालय के, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की हिंदी विभागाध्यक्ष और स्वयं में एक समर्थ आलोचक, विदुषी, अध्येता आदरणीय डॉक्टर रीता रानी पालीवाल जी, प्रसिद्ध चित्रकार और कला समीक्षक आदरणीय राजाराम जी, शिक्षा शास्त्री श्री गोविंद शर्मा जी, सभागार में उपस्थित अन्य सभी विद्वज्जन और मित्रों, ये जो आयोजन है इसके पीछे उद्देश्य ये रहा है कि जो देशभक्ति को लेकर एक गंभीर विमर्श 2 दिन का हो। हम सभी शायद जानते हैं, क्योंकि यहाँ विद्वान ही आए हैं, वैदिक वचन है राष्ट्राणि वै विशा, यानी उस अर्थ में हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान भी कहता है कि भाई वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इसी को मानता है। लेकिन ये शब्द है, विद्वान जानते हैं कि प्रत्येक शब्द का अलग अलग भाषाओं में अथवा अलग अलग ज्ञान परंपराओं में अलग अलग अर्थ होता है। अब सच्चाई तो ये है कि देशभक्ति एक बड़ी मुश्किल चीज़ है। ये एक दिन में नहीं आती, इसके लिए तो जीवन भर लग जाते हैं। जो है भाषण तो मैं भी कर लेता हूँ, आप भी कर लेंगे और भी सुनेंगे, पर मुझे एक शेर याद आ गया भगत सिंह का, देश सेवा जिंदड़ी बड़ी औखी। मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूँगा बाद में, समझ तो आ जाएगा। देश सेवा जिंदड़ी बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखालियां ने, जिन्हें देश सेवा विच पैर पाया उन्हें लखा मुसीबत चलियां ने। कहते हैं कि देश सेवा तो बड़ी मुश्किल है, बातें करना आसान है। जिन लोगों ने देश सेवा के लिए अपना बीड़ा उठाया है वो लाखों मुसीबतें उनको आएंगी। देशभक्ति अपना काम ठीक करने से, जो भी कर रहे हैं, वट एवर योर लाइफ इज द बेस्ट कंट्रीब्यूशन यू कैन मेक। और मैं समझता हूँ अगर आप जैसे 100 आदमी इकट्ठे कर लें इंदौर के लिए, चाहे वो करप्शन म्यूनसिपलिटी में हो, चाहे सड़कों पर सफाई ना हो, वो उनके पीछे पड़ जाए 10 आदमी पर वार्ड, फिर देखिए कैसे आगे बढ़ता। और इंदौर की जो प्रगति है, इट्स नॉट इनकन्सिस्टेंट विद द डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। ये बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा तो मध्य प्रदेश फूलेगा, फलेगा, देश बनेगा। नेशन स्टेट आज के दृष्टि से यदि उसको अपन विचार करें बहुत संक्षेप में, तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य एक राजनीतिक
और भू राजनीतिक, जियोपॉलिटिकल जिसको बोलते हैं, पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल ये कंसेप्ट है राज्य। और राष्ट्र है जिसको कहेंगे अपन आध्यात्मिक, ये वैचारिक, ये अवधारणा है राष्ट्र की। से आयोजन और भी हो, प्रदेश में जगह जगह हो, छात्र छात्राएं नवयुवक बड़ी संख्या में ऐसे आयोजनों से जुड़े, ऐसी शुभकामना करता हूं। और विभाग से जो भी सहयोग की आवश्यकता लगेगी, विभाग आपका ही है, हम सब लोग मिलकर के और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पधारे हुए बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Because there were certain political correct notions about that. But after 9/11, they woke up and started doing research, started publishing books, which tells us actually this presentation is a story of how an intellectually vibrant civilization responds to an emergency, responds to an external threat. India has been a victim of terrorism right from its independence, from 1947, but still we have not developed a good response to terrorism. How America did it, how America and the West did it, and how we can take inspiration from those books. This presentation is that story. पीछे सबसे एंड में मैं चाहूँगा प्लीज़ आप वाला पेज देख लें। सबसे एंड में एक पेज है जिस पे लिखा हुआ है अली सीनास चैलेंज। से 20 साल पहले 1990s में जब कम्युनिज्म ख़त्म हुआ रूस से, और उसके बाद जो मुसलमान थे वर्ल्ड ओवर वो बाहर आने लगे इस्लाम के ख़िलाफ़, और उन्होंने अपनी कम्युनिटीज़ क्रिएट करी। हमें ऐसा लगता है कि मुस्लिम अपोस्टल्स को मार दिया जाता है तो अपना नाम नहीं बताते हैं। उन लोगों ने फोटोग्राफ के साथ ऐसी कम्युनिटीज़ क्रिएट करी है जो आप देख रहे हो, ये ब्रिटेन में है विद फोटोग्राफ, ये जर्मनी की है विद फोटोग्राफ्स, और ये स्कैंडिनेविया की है विद फोटोग्राफ्स। ये सारे एक्स मुस्लिम्स हैं, एक्स मुस्लिम इस्लाम छोड़ चुके हैं, अपने फोटोग्राफ के साथ कह रहे हैं कि हम इस्लाम छोड़ चुके हैं। ये जो वेव चली है एक्स मुस्लिम्स की, इसके बहुत दूरगामी परिणाम हुए हैं, और इन्हीं चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे कि इनमें से एक एक्स मुस्लिम निकला। तो आखिरी चीज़ कि हमने स्ट्रैटेजी समझ ली, हमने एनिमी समझ लिया, और वेपन्स के ऊपर आएंगे, गोला बारूद। राष्ट्र की अवधारणा और उसके विविध आयाम और विविध तत्वों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मुझे जिस विषय पर कुछ चर्चा करने के लिए निर्देशित किया गया है वह है राष्ट्रभक्ति के विविध आयाम और स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका। स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका के संबंध में चर्चा करने के पूर्व बहुत संक्षेप में मैं उस पृष्ठभूमि के लिए कुछ बातें आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि ये जो विषय है ये अपने आप में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करने का विषय है, संरचना की दृष्टि से और उसके अनुकरण की दृष्टि से। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस विषय को और अधिक गहराई से हमें सबके सामने रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जो देशभक्ति का संदर्भ है, इट इज़ नॉट एन आइसोलेटेड टर्मिनोलॉजी। देशभक्ति कोई पृथक विषय नहीं है। परम आदरणीय पंकज जी, मंच पर उपस्थित विद्वजन और सभा में उपस्थित सहृदय मर्मज्ञ बंधुओं, मेरा विषय जैसा कि अभी बताया गया, जनजीवन में देशभक्ति। जनजीवन
अपने आप में एक महत्वपूर्ण शब्द है और इसका महत्व इस बात में स्थापित होता है कि साहित्य में देशभक्ति या अन्य जगहों से अलग देशभक्ति की चर्चा से अलग जनजीवन में देशभक्ति की बातचीत की गई। मित्रों, मैं किसी विषय की विद्वान नहीं हूँ, साधारण सी साहित्य की विद्यार्थी हूँ, साहित्य की शिक्षक हूँ और अपनी इस भारतीय समाज की एक नागरिक हूँ और यहाँ की एक जन हूँ। जन होने की वजह से मेरे लिए जन जीवन और जन बहुत महत्वपूर्ण है और अभी जिन मानविकी और सोशल साइंसेज और विज्ञान के रिश्तों की बातचीत की गई उससे भी मेरा निकट संबंध है, चूँकि मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में मानविकी विद्यापीठ की निदेशक हूँ। तो इन विभिन्न भारतीय भाषाओं का विद्यापीठ है मानविकी विद्यापीठ और सामाजिक विज्ञानों से भी जुड़ा हुआ है। तो हमारे आज के जो सामाजिक कंसर्न है या हमारे आज के जीवन के जो महत्वपूर्ण कंसर्न है, जिनके बारे में अभी कुछ बच्चों ने कुछ सीडी दिखाते हुए पश्चिम की चिंता की भी बातचीत की थी कि ह्यूमैनिटी और राष्ट्र अव्यक्त को व्यक्त करना, निराकार की साकार उपासना राष्ट्र और देश के बीच का सेतु स्तंभ है। प्रसाद ने कहा था कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नाश, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर शाम संगीत, बचाकर बीज रूप में सृष्टि, नाव पर झेल प्रलय का शीत, अरुण केतन लेकर निज हाथ, वरुण पथ पर हम बढ़े अभी, वरुण पथ पर हम बढ़े अभी। ये व्याख्या उस राष्ट्र की व्याख्या है। देश की व्याख्या करता हुआ कालिदास कहता है कि अस्तुत्तर श्याम दिश देवतात्माम हिमालयो नाम नगाधिराज, पूर्वा परौ तोयम दिवगाई स्थित पृथिव्याम मानदंड। और हमारा जो ऋषि है, हमारा जो मुनि है, वो कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये राष्ट्र की भाषा है, संदेश बन करके जाती है। देशभक्ति यहीं पर रहती है। देशभक्ति तो खड़ा होकर के कहता है कि सूली पर चढ़वा दो, फेंको अंगारों पर मरते वक्त ना आंखों पर पर्दा डालो। अरे मरते मरते माता के दर्शन करने दो, आंखों के आगे से ये पर्दा हटवा लो, आंखों के आगे से ये पर्दा। ये भाषा निकलती है। देश मेरा, देश का मैं, देश मेरा हृदय प्राण, मेरा सम्मान मेरे देश की बड़ाई में। यह एक अलग प्रकार का विषय लेकर चिंतन यज्ञ में हम सब और सामूहिक रूप से यहाँ सम्मिलित होकर अपना विचार मंथन, अपना और अपनी आहुतियाँ, अपने विचारों को यहाँ पर डालेंगे। प्रदान करें निराश चिंतन की इस गंभीर विषय को आज हम यहाँ सुनने वाले हैं। उसे पूरी तरह आत्मसात करने की बुद्धि, उसे पूरी तरह आत्मसात करने का मानस हम सबको वह शक्ति प्रदान करे, सामर्थ्य प्रदान करे। साथ ही और नवीन उन्मेष के साथ हम अपनी इस राष्ट्रभक्ति को पल्लवित पुष्पित और फलित देख सके। इस सब के लिए हमें शक्ति प्रदान करे। भगवती शारदा की पुष्पार्चना। संख्या में साधारणतः आज देशभक्ति के विविध आयामों पर बातचीत करते हुए
बाल साहित्य के पक्ष पर मुझे आप सबके साथ कुछ विचार बांटना है। बाल साहित्य का इतिहास यूँ तो एक 100-125 वर्ष से अधिक का नहीं है। साहित्य की इस विधा के रूप में इसको स्थापित होने का जो काल माना जाता है वह सामान्यतया भारतेंदु युग से माना जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले बाल साहित्य अर्थात बच्चों के लिए अनुकूल इस प्रकार का साहित्य नहीं रचा जाता रहा हो। सूरदास और रसखान के पदों में जिन रचनाओं को हम देखते हैं उसमें बाल साहित्य का श्रेष्ठतम रूप भी दिखाई देता है। और राष्ट्रीय बाल साहित्य के संदर्भ में जब हम बातचीत करते हैं तो भारतेंदु युग का बड़ों के लिए रचा गया भी एक बड़ा हिस्सा साहित्य का ऐसा है जो बच्चों के लिए बहुत ही रुचिकर रहा। लेकिन बाल साहित्य की चर्चा करते हुए, बाल साहित्य का अध्ययन करते हुए एक लंबे समय से चूंकि इसके संपर्क में रहना हुआ, परम श्रद्धेय अष्टाना जी के मार्गदर्शन में बाल पत्रिका का काम देखते हुए भी एक बात जो ध्यान में आई कि बाल साहित्य जगत में कुछ मुहावरों का प्रचलन हो गया। मुहावरे इस प्रकार के थे कि उन मुहावरों के गढ़ लेने के बाद ठीक वैसी ही स्थिति बनी जैसी शिक्षा जगत में बनी थी। मॉन्टेसरी हो या किंडरगार्टन पद्धति में जिस प्रकार से कहा गया कि बच्चा मोम का पिघला हुआ मोम है, चाहे जैसा हम उसको बना सकते हैं, गीली मिट्टी का लोंदा है, उसे चाहे जैसा आकार दिया जा सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन वह हमारी भारतीय दर्शन की उस अवधारणा के ठीक विपरीत था जिसमें यह कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य एक परमात्मा तत्व से मिलकर बना है। और इसलिए भारतीय दर्शन शिक्षा में भी यही कहता था कि परमात्मा तत्व का एक अंश किसी दूसरे अंश का निर्माण नहीं कर सकता, केवल उसकी प्रगति में उत्प्रेरक का काम कर सकता है। मुझे लगता है कि यही स्थिति बाल साहित्य की भी बनी। और बाल साहित्य में कुछ प्रचलित मुहावरों में से केवल 2 मुहावरों की चर्चा करते हुए मैं आज संक्षेप में अपनी बात रखता हूँ। एक बात जो बाल साहित्य जगत में बार बार कही जाती है कि बालक को हिंसा से पूरी तरह दूर रखना चाहिए। दूसरी बात कही जाती है बालक को क्रोध से पूरी तरीके से दूर रखना चाहिए। क्रोध को सामान्यतः संस्कृत में मन्यु कहा जाता है। यह मन्यु वास्तव में तब विकृत रूप धारण करता है जब अकारण बिना किसी कारण के किसी को परेशान करने के लिए जब इस क्रोध का उपयोग किया जाता है तब यह विकृति का रूप धारण किया जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने स्वाभिमान के रक्षण के लिए, यहाँ पे स्वाभिमान शब्द का बहुत विराट स्वरूप में उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि देशभक्ति के विविध आयामों पर बात कर रहे हैं, यहाँ स्वाभिमान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, यहाँ संपूर्ण राष्ट्र के स्वाभिमान तक इसका विस्तार जाता है। तो स्वाभिमान की रक्षा के लिए जब व्यक्ति क्रोध करता है तो वास्तव में वह अभिमन्यु हो जाता है। और बाल साहित्य में अभिमन्यु बच्चों का नायक बनकर के ही उभर सकता है, खलनायक बनकर के नहीं। यह जो अहिंसा की वृत्ति है, इस अहिंसा की वृत्ति ने बच्चों को दब्बू बनाया है। बच्चों को यहाँ भी इस बात का बार बार उल्लेख करके बताना पड़ेगा कि हिंसा का भी एक सात्विक रूप रहता है। यदि तो भूल से या भ्रम से जिनका नाम छूट जाए वे मुझे क्षमा करें। जबकि उत्तर आधुनिकतावादी संदर्भ और उत्तर आधुनिकतावादी एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा पूरी दुनिया में गूंज रही। इसलिए पहले तो उत्तर आधुनिकतावाद में देशभक्ति शब्द ही नहीं, क्योंकि देश ही नहीं है, वो तो ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। और जो नव्य पूंजीवाद, नव्य साम्राज्यवाद, नव्य उद्योगवाद और नव्य संरचनावाद का जो चक्रव्यूह है उसने ज्ञान के पूरे समाज शास्त्र को बदल दिया है। इसलिए प्रचलित जितनी अवधारणाएं थी वे या तो अनिश्चित हो गई हैं या उनके संदर्भ बदल गए हैं या उन शब्दों की स्मृतियाँ एक पीढ़ी के दिमाग में शेष रह गई हैं, लेकिन शब्दों की परिभाषा खो गई है, उन्हें परिभाषित करना अब संभव नहीं रहा। और देशभक्ति तो वैसे भी बहुत जटिल प्रत्यय है। इसलिए हमारे जैसे व्यक्ति के लिए जो कि साहित्य का विद्यार्थी है, कुछ बातों की मूल प्रतिज्ञाओं पर आपका ध्यान दिलाएगा।
बिना ये परवाह किए हुए कि पोस्ट मॉडर्न वाले लोग या पोस्ट स्ट्रक्चर थिंकिंग वाले लोग या सबऑल्टर्न हिस्ट्री वाले लोग क्या कहते हैं, मैं अपने संदर्भों में अपने देश की इस स्थिति पर, परिस्थिति पर और विचार पर बात केंद्रित करूंगा ताकि उसकी अर्थ मीमांसा हो सके। ये भी ध्यान दिलाऊंगा कि दुनिया के किसी भी देश में कवियों को और कवियों की भूमिका को उतना आदर नहीं मिला जितना कि आदर इस देश में मिला। सबसे ज़्यादा इस देश में कवि और कवि की भूमिका को इतना आदर दिया कि हमारे यहाँ तो ईश्वर का नाम ही है कवि। अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति, उसे हमने ब्रह्मा भी कहा, सृष्टा भी कहा, दृष्टा भी कहा, क्योंकि कवि के दो काम हैं, रूपण करता है और निरूपण करता है। एक चीज का रूप बना देता है, एक बार दुर्गा को बनाता है, विसर्जित कर देता है, फिर नई दुर्गा बनाता है, फिर भी हर बार एक नई 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 से नई दुर्गा बनाने की तैयारी करता रहता है। इसलिए हम भारतीय अभिनवता में और पुनर्नवः होने में, पुनराविष्कार में सौंदर्य की कल्पना करते हैं। हम बासीपन में सौंदर्य की कल्पना नहीं करते। अभी हमने अत्यंत उद्वत्तापूर्ण और साहित्य में देशभक्ति से जुड़े साहित्यिक रचनाओं के बारे में विद्वान श्री पालीवाल जी का खरा प्रवाह व्याख्यान सुना। मुझे ये लगने लगा कि कितना कुछ साहित्यिक के क्षेत्र में देश प्रेम और राष्ट्रवाद के विषय में लिखा गया है। रचनाकार अभिभूत हैं, श्रोता पाठक अभिभूत हैं और उनकी तुलना में मैं कला क्षेत्र में जब देखता हूँ तो ऐसा लगता है, और अभी वर्तमान स्थिति एक बहुत बड़ा क्राइसिस प्रस्तुत कर रही है कि इस दिशा में सृजन करना, सोचना शायद तकियाबनूसीपन ही लगता हो किसी को। विश्व कला मंच पर एक और आधुनिक कला के बाद मुझे जैसा कि महसूस होता है एक प्रकार की शांति छा गई है, कल्पनाशीलता लुट गई है। और दूसरी ओर मैं ये भी देख रहा हूँ कि कहाँ तो हम देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की बातें कर रहे हैं और कहाँ विश्व कला मंच पर कला एक अपनी नई परिभाषा के साथ अवतीर्ण हो रही है। अभी अभी कुछ जो जानकारी में प्रयोग आ रहे हैं वे अत्यंत धनाढ्य विश्व द्वारा प्रायोजित है। उसे हम बेहतर होगा सट्टा कला ही कहें। जिस आर्टिस्ट को मालामाल किया जा रहा है वो खुद चकित है कि ये पैसा उसको क्यों मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है। और इस कला को प्रोत्साहित करने वाले ऐसे ऐसे दुनिया में अरबपति सामने आ रहे हैं जो साहित्य के विषय में बहुत बोलना भी नहीं आता है। मैं सीधी सादी शिक्षक हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में ही काम किया है। इस विषय के साथ संबंधित तो मैंने अपने आप को इसलिए माना कि मैं जिस संगठन के साथ जुड़ी हुई हूँ, जिस कार्य क्षेत्र में कार्यरत हूँ, वो अपने आप में राष्ट्रीय विचार के ऊपर आधारित ऐसा ही काम है। इसलिए देशभक्ति विषय जब आता है तब मैं ऐसा मानती हूँ और हम लोग ऐसा मानते हैं
कि केवल भावात्मक देशभक्ति पर्याप्त नहीं है, वो कृतिशील होनी चाहिए। भाव कितना भी उदात्त हो, भाव कितना भी अच्छा हो, परंतु जब तक दैनंदिन जीवन में होने वाला हमारा व्यवहार उस भाव के अनुकूल नहीं होता है, तो फिर उसका तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। एक ग्रंथ है, उसका शीर्षक है दैशिक शास्त्र। कद में तो बहुत छोटा है, 200-225 पृष्ठ का होगा, परंतु आशय में बहुत बड़ा है। आज से लगभग 1921 में वो प्रकाशित हुआ है, माने 90 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ है। उसकी रचना की थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताने से आगे उसका तात्पर्य क्या है ये समझ में आएगा। स्वतंत्रता संग्राम की गांधी जी यहाँ आए उसके पूर्व की जो तैयारी चल रही थी, लोकमान्य तिलक जैसे जहाल मतवादी लोग उसमें बहुत सक्रिय थे। उस समय कांग्रेस में ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग था जो इस बात की चिंता करता था कि समझो हमको स्वतंत्रता तो आंदोलन करके मिल जाएगी, परंतु उसके बाद हमारा देश कैसे चलेगा, क्योंकि अंग्रेजों ने इस देश की सारी अपनी दैशिक व्यवस्थाएं जो थी, देशी व्यवस्थाएं जो थी, भारतीय व्यवस्थाएं जो थी, वो तो सब तोड़ दी थी। समाज व्यवस्था तोड़ दी थी, अर्थव्यवस्था तोड़ दी थी, शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दी थी, राज्य व्यवस्था खत्म कर दी थी, उद्योगों की, कृषि की सभी व्यवस्थाएं तोड़ दी थी। तो फिर स्वतंत्रता मिल जाने के बाद अगर उन्हीं व्यवस्थाओं से देश चलेगा तो स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रहेगा, वो कानूनी स्वतंत्रता हो जाएगी, सार्थक स्वतंत्रता नहीं होगी। इसलिए हमको चिंतन करना चाहिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश कैसे चलेगा। और ऐसे लोग जो विचार करने वाले थे, उनमें से एक ने लिखा हुआ यह ग्रंथ है दैशिक शास्त्र। दैशिक शास्त्र माने देशभक्ति का शास्त्र। उन्होंने समझाया है व्यवहार में देशभक्ति क्या होती है। तो ये दैशिक धर्म होता है, दैशिक धर्म का आचरण कैसे करना उसका शास्त्र है दैशिक शास्त्र। मुझे लगता है देशभक्ति की इच्छा रखने वाले, आकांक्षा रखने वाले सभी ने सर्वप्रथम इस ग्रंथ का अनुशीलन करना चाहिए। तो ये दैशिक धर्म किसके लिए है? गोष्ठी में आज के सत्र में उपस्थित श्रद्धेय आस्थाना जी, श्रद्धेय गोलवर जी और पूरे ये संगोष्ठी के सूत्र संचालक धर्मपाल, शोधपीठ, स्वाध्याय पीठ के अध्येता श्रद्धेय मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित देशभक्ति तत्व से तरबतर हमारे बंधु भगिनी, इस विविध आयाम में एक विषय ऐसा रखा गया, देशभक्ति और चारणी साहित्य। साहित्य की कई परंपराएं हैं, कई लोगों ने साहित्य में बहुत सर्जन करके चिरंजीविता भी प्राप्त की, लेकिन ये एक चारण, कोर्ट पोएट, बारोट, राज्याश्रित कवि एक बड़ी परंपरा रही। पूरे भारतवर्ष में महाभारत काल से लेकर आज तक चारण कवि के लिए ही वैकल्पिक शब्द माना जाता है। कोई भी राज्य में राजकवि के रूप में चारणेतर विद्वान
पूरे इतिहास में कहीं नहीं मिलते। उसका मतलब ये हुआ कि ये चारण कम्युनिटी, चारण ज्ञाति कवि विरुद्ध वाली ही नहीं, लेकिन राजकवि के रूप में स्थापित होकर, राज्य कवि के पद लेकर, राज्य में रहकर उन्होंने साहित्य का सर्जन ही किया, ऐसा नहीं। साहित्य के माध्यम से राजा के दूसरे दिन का यह दूसरा सत्र है। कल से हम देशभक्ति के विविध आयाम इस विषय को अत्यंत विद्वान श्रोताओं से सुन रहे हैं। हमारा इतिहास ऐसी दमकते शौर्य का इतिहास है। शकों और मुगलों को पराजित करने वाले विक्रमादित्य और यशोवर्मन, कलिंग के युद्धों में अपनी विजय का डंका बजाने वाला अशोक, सिकंदर के सपनों पर पानी फिरने वाला पुरु, और चाणक्य ने जिससे निर्मित किया था वह चंद्रगुप्त शौर्य और पराक्रम की कैसी गाथा कह रहे हैं, यह सब हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान जिसने इतने बार मोहम्मद गौरी को हराया था, अभी हम जिस चारण की बात सुन रहे थे, ऐसे एक चारण से केवल इतना भर सुन करके कि 4 मास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण कैसा तीर संधान करता है, ऐसा सप्तवेदी बाण चलाते हुए हमें दुनिया में कहीं कोई वीर दिखाई देता है। एक पृथ्वीराज की बात छोड़ दें, हमारे सामने तो एक दूसरा ऐसा पृथ्वीराज भी है जिसने अपने पिता की इच्छा से शेर के पिंजड़े में घुस करके उसके जबड़े पकड़ करके उसको चीर डाला था, एक मुगल शासक की चुनौती है। नई बात थोड़ी थी इसमें, हमारा तो भरत न जाने कब से शेर के दांत गिनता रहा था। अगर इस पृथ्वीराज ने शेर को जबड़े पकड़ करके चीर डाला तो कोई नई बात है। तो ऐसा अत्यंत गौरवशाली शौर्य और पराक्रम का भारत का इतिहास है, अत्यंत प्राचीन काल से। इस परंपरा को जब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि राजस्थान के महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, राणा सांगा, और यही क्यों तो महिलाओं में पद्मिनी, पन्ना धाय, बच्चों में गोरा, बादल, फक्का, इनकी शौर्य की कहानियां आज भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पद्मिनी का शाखा दुनिया में अद्भुत है, उसी प्रकार से अद्भुत है घोड़ा और बादल की लड़ाई, फत्ता का बलिदान। महाराणा सांगा के संबंध में तो मैं क्या कहूं, इतिहास में कहा कि 80 घाव लगे थे तन में, तो उन सब के बाद भी लड़ रहा है। राजस्थान से जरा महाराष्ट्र चले आए, शिवाजी ने, तानाजी मालुसरे ने, नाना फडणवीस ने, बाजीराव पेशवा ने शौर्य पराक्रम का कैसा इतिहास लिखा हम लोग जानते हैं। बाजीराव के संबंध में प्रसिद्ध हो गया कि उसने कोई लड़ाई हारी ही नहीं। बेटी की शादी को छोड़कर माता की आज्ञा पर रातों रात किले को जीत लेने वाला तानाजी मालुसरे अपने प्रकार का इतिहास का अभूतपूर्व नायक है। महाराष्ट्र के बाद और दक्षिण में चले जाएं तो अभी जिन्हें हमने शताब्दी बनाकर याद किया है, ऐसे कृष्णदेव राय की सानी मिलती है क्या कहीं, और दक्षिण से अगर ध्रुव उत्तर में लौट आए तो हमारे सिख शासकों ने, रणजीत सिंह आदि ने जो इतिहास बनाया वो अपने प्रकार का अद्भुत है। केवल शासक ही नहीं तो उस गुरु परंपरा में भी पीली और सीरी, आध्यात्म और रण कौशल, यह दोनों साथ साथ अपने साथ रख करके इतिहास रचा है। गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु गोविंद सिंह का जब हमारे सामने नाम उभर करके आता है तो आपको ऐसा लगता है अपनी आंखों से 3-3 पीढ़ियों का बलिदान देने वाले लोग इतिहास के अभूतपूर्व नायक हैं। जरा गुरु गोविंद सिंह के उस चित्र को अपने सामने लाइए जिसने अपने
पिता का सिर कटते हुए शीशगंज के गुरुद्वारे पर देखा था, जिसने भाई मतीदास को आरे से चिरते हुए देखा था, और दूसरे साथी भाई जतिदास के शरीर की बोटियां करके उबलते हुए तेल के कड़ाव में देखी थी, वो बालक गोविंद भी उस मार्ग से डिगा नहीं। अपनी जवानी तक दशमेश का आसन संभाल कर उसने राष्ट्र का जिस प्रकार से नेतृत्व किया, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, वो अपने आप में अद्भुत था। शायद उसके पराक्रम का, शायद उसके पीढ़ी के शौर्य का परिणाम ये था कि नीचे की पीढ़ी भी इसी प्रकार से ढलती गई। और हमने देखा कि गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे दीवारों में चुनते समय भी और चमकौर की लड़ाई में भी फतेह सिंह जोरावर सिंह जैसे बालक यही कहते थे कि अगर मुस्लिम होकर के भी मरना है तो हिंदू धर्म होकर के मरना क्यों नहीं ज्यादा अच्छा। ऐसी श्रेष्ठ परंपरा का निर्माण हमारे देश में हमने देखा है। और अगर हम चले जाएं बीच के थोड़े से कालखंड को छोड़ करके, तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जहां से आज के भारत का इतिहास का उदय माना जाता है, वहां तो हमें देखने को मिलता है कि 1857 के स्वातंत्र संग्राम में केवल कुछ विशिष्ट नायक हमारे सामने उभर करके आते हैं। नाना साहब पेशवा होंगे, मंगल पांडे होंगे, तात्या टोपे होंगे, झांसी की रानी होंगी, लेकिन हम में से कितने लोग उस 80 वर्ष के कुंवर सिंह को जानते होंगे, कुंवर जगदीश सिंह को जानते होंगे, जिसने 80 वर्ष की अवस्था में भी छक्के छुड़ा दिए थे अंग्रेजों के, रातों रात गंगा को पार करके अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक डाली थी। कैसी होगी हमारी वो लक्ष्मीबाई, कैसा होगा उसका शौर्य का इतिहास। बच्चे को पीठ पर बांध करके दोनों हाथों से लड़ती थी। इस रानी दुर्गावती को जरा हम लोग याद तो करें। दुर्गावती जब रण में निकली, हाथों में थी तलवारें। अद्भुत दृश्य होगा हमारे शौर्य और पराक्रम का। हमारे पराक्रम का इतिहास दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं लिखा गया। होड़ लगती रहेगी इस मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए। पहले रक्त किसका काम आए, इसलिए हमने देखा 1962 के चीन के आक्रमण के समय, 1965 के पाकिस्तान के आक्रमण के समय, 71 के आक्रमण के समय में जब भारतीय सैनिक युद्ध मैदान में जूझते हुए घायल होते थे, तो संघ का 8 वर्ष का बाल स्वयंसेवक और 80 वर्ष का वृद्ध संघ चालक एक ही पंक्ति में खड़े होकर के कहते थे कि मेरी माता के लिए रक्त बहाने वाले वीरों को पहले मेरा खून दीजिए। सैन्य अधिकारी आश्चर्यचकित था, इस मिट्टी से बने ये संघ के स्वयंसेवक, एक ही जैसी लगन प्रातःकाल से लेकर के अति रात्रि तक पंक्तियां दिखाई देती थी और कहते थे पहले रक्त मेरा लीजिए। कारगिल का युद्ध आ गया, लड़ते लड़ते तो हमने देखा उसमें कोई विक्रम, कोई यादव, मस्को की लड़ाई के बाद, कारगिल की वादियों के युद्ध के बाद शहीद होते होते हुए भी जिस प्रकार का भाव प्रकट कर रहे थे, वो भाव यह बताने वाला था कि इस मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे करके उन्होंने मातृभूमि का ऋण चुकाया है। इसीलिए तो इतिहास ने कहा, दिन रात गा रहा है इतिहास गुण हमारा, दुनिया के लोग सुन लो। मित्रों, जब ये लिखा जा रहा था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तब यह बात सरल नहीं थी, तब यह बात आसान नहीं थी, तब सहज नहीं थी। सही यह था, युगों युगों से बनी हुई है, यही हमारी परिपाटी। यात्री हूँ और यात्री ही बना रहना चाहता हूँ। जीवन एक सतत चलने वाली यात्रा है, हम चाहे या नहीं चाहे वो यात्रा हमें पूरी करनी होगी। मैंने सच स्वीकार किया कि यात्रा मैं अपनी मर्जी से करूंगा। मेरी यात्रा आज भी जारी है। सपने देखना मानव का स्वभाव है, उन सपनों को संजो के रखना और उसको हकीकत में बदलना थोड़ा कठिन होता है। मैंने भी अपने जीवन में एक सपना देखा था, अपनी आंखों से दुनिया देखना, अर्थात दुनिया की सैर करना। सपना कठिन था, इस सपने को मैंने संजो के रखा कितने वर्ष तक।
वैसे सभा मंच पर जो बैठे अष्टाना जी, उन्होंने मुझे बचपन से देखा है। 18 वर्ष की उम्र में स्विट्जरलैंड की यात्रा करने का सपना देखने वाला हुआ। मैंने 35वें साल में स्विट्जरलैंड की यात्रा की। 17 वर्ष में मैंने क्या किया होगा? 17 वर्ष में मैंने कितने प्रलोभन मेरे जीवन में आए होंगे, कितनी घटनाएं दुर्घटनाएं मेरे जीवन में घटी होंगी। इन सबको दरकिनार करते हुए 17 वर्षों के अंदर मैंने संपूर्ण भारत का, कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक का भाग अलग अलग यातायात के साधनों से घूमा, जिसमें साइकिल भी थी। 11 वर्ष तक अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा की, लद्दाख का ट्रेकिंग किया। ऐसे दुर्लभ स्थान जो सुने जाते देखे नहीं जाते, ऐसे तपोवन जहां हमारे ऋषि मुनि तपे और वेदश्री के ग्रंथों का निर्माण हुआ, जिनमें कोई त्रुटियां नहीं है, क्योंकि वो व्यक्तिगत हितों की रक्षा के लिए लिखे गए ग्रंथ थे, पैसा कमाने के लिए नहीं। नंदनवन ऐसे फूलों के मैदान जो गलती से भी कोई फूल सूंघ ले तो हम बेहोश हो सकते हैं, जिसकी हमें जानकारी न हो। पूरा रहस्यमय भरा हुआ है हिमालय हमारा। नचिकेता झील, जहाँ नचिकेता यमराज का जन्म मृत्यु पर संवाद हुआ, जिसपे कठोपनिषद लिखा गया, वो स्थान में मैंने देखा है। ऐसे दुर्लभ स्थान जो सुने जाते देखे नहीं जाते, ऐसे रुद्रकुंड जहां पर आज से 2500-3000 साल पूर्व के नरकंकाल, इतने बड़े बड़े सर, ऐसी बड़ी बड़ी भुजाएं, जिसे देखकर महाभारत कालखंड के अंदर अर्जुन और भीम कितने विशालकाय होंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। ऐसे दुर्लभ स्थान देखने का ऐसा लगा क्या बाहर की ओर चलना चाहिए। पर बाहर की ओर चलने का सपना देखना जितना आसान था, उतना वो कार्य आसान नहीं था। फिर भी मैंने पहली भोपाल नेपाल साइकिल यात्रा की और उसके पश्चात उस यात्रा के लिए मैंने साइकिल को चुना। साइकिल चुनने का पहला कारण था पॉल्यूशन। साइकिल इज द ओनली सॉल्यूशन। दूसरा संबंध स्वास्थ्य संबंध था। पैर गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, डॉक्टर को मारो डंडा। और तीसरा, इससे सबसे महत्वपूर्ण कारण था, मैं अपनी यात्रा को कुछ विशेष स्थान तक सीमित करना नहीं चाहता था। विश्व कुछ आश्चर्य देख लिए, विश्व कुछ राजधानियां देख ली, कुछ ऐतिहासिक स्थान देख लिए और अपनी यात्रा समाप्त की, ऐसा मैं नहीं चाहता था। और इसलिए मैंने साइकिल चुनने का ये तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था, ये था मैं चाहता था मैं श्रद्धेय शर्मा जी, सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, वस्तुतः मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है या जो कुछ मैं कर रहा हूँ, शायद ये संघ की उसी प्रेरणा का परिणाम है। शिक्षा क्षेत्र में भी जो मैंने किया वो भी संघ की प्रेरणा का ही परिणाम था। तो दिया है वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्, मेरा कुछ भी नहीं है उसमें। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि कभी भी कविता लिखी नहीं जाती, कविता का अवतरण होता है। और पहले के जितने कवि मंच पर आते थे, आज से 15-20 साल पहले, तो कोई भी कवि कभी ये नहीं कहता था मैंने कोई गजल लिखी है या गजल कविता लिखी है। सामान्य रूप से सभी कहते थे मैंने एक गजल कही है, मैंने एक कविता कही है। तो कविता का अवतरण होता है, लिखी नहीं जाती। इसलिए जो अवतरण, एक अवतरण में अपनी बात कहने के बाद आपके समक्ष रखूंगा। वास्तव में मुझे जो विषय दिया गया वो देशभक्ति और विविध आयाम के अंतर्गत राजनीति भी एक बहुत बड़ा आयाम है। और मैं स्वयं राजनीति का भुक्तभोगी व्यक्ति हूं। तो ये कहा जाता है जिसके पैर में गई विवाई वो क्या जाने पीर पर आई। मैंने वो भोगा है। चूंकि लंबे समय तक विधायक रहा, 4 बार झांसी से विधायक चुना गया, 3 बार मिनिस्ट्री में रहा, तो बहुत निकट से राजनीति को समझने का मौका मुझे मिला है। इसलिए जो मैंने अनुभव उस जीवन में किए हैं उनको मैं आपके सामने निश्चित रूप से बांटूंगा। भाइयों बहनों, एक बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है कि राष्ट्रभक्ति के माने केवल देश के प्रति प्यार, ये लोग समझते हैं।
और मैं ये जानता हूं कि अलग अलग देशों में, जैसा कि आदरणीय शर्मा जी और लोगों ने राष्ट्र का जो विवेचन किया, उस विवेचन के माध्यम से सामान्य रूप से अगर उसकी नवनीत हम निकाल कर देखेंगे तो हमको ये सहज रूप से समझ में आएगा कि भारतवर्ष के में राष्ट्र की अवधारणा और विश्व के अन्य देशों में राष्ट्र की अवधारणा में बहुत बड़ा अंतर है। युग मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अगर एकात्म मानववाद का चिंतन हम देखें तो उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है, राष्ट्र की चिति। ये राष्ट्र की चिति क्या है? हर एक राष्ट्र के लिए जहां एक निश्चित भूभाग की आवश्यकता होती है, निश्चित जन की आवश्यकता होती है, संप्रभुता की आवश्यकता होती है, वहीं पर एक निश्चित संस्कृति की आवश्यकता होती है और यह संस्कृति ही राष्ट्र की चिति है। सामान्य रूप से आप अगर हिंदुस्तान में देखें तो अटक से कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक सामान्य रूप से हर एक, हमारे भाषाएं अलग हैं, हमारे वेश अलग हैं, हमारे तौर तरीके अलग हैं और हमारे प्रति अनुराग का प्रमाण है। आदरणीय विजय। अब मैं धर्मपाल शोकपीठ की ओर से और उद्योग, वाणिज्य एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत। मित्रों, जैसा मैं कह रहा था, आदरणीय शुक्ला जी के वक्तव्य पर किसी टिप्पणी के लिए नहीं, केवल सूचना के लिए एक दो बातें जरूरी हैं। पहली बात यह है कि ये जो संविधान है इसमें मूल रूप में सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता जैसा कोई शब्द नहीं था। आपातकाल में इंदिरा गांधी ने जोड़ा और उसके बाद हमारे अपने लोग शासन में आए और वो किन्हीं विवशताओं के कारण नहीं हटा पाए, ये तो वो जाने, होंगी विवशताएं, क्योंकि जो भाजपा के अतिरिक्त अन्य दल थे वो उसी तरह वामपंथी मस्तिष्क वाले थे, तो उन्होंने शायद विरोध किया। लेकिन जो इसका ऑफिशियल ट्रांसलेशन है, आज भी संविधान अब हिंदी में अधिकृत रूप से अनुदित हो गया है और उसमें पंथ निरपेक्षता शब्द ही है। धर्मनिरपेक्षता शब्द असंवैधानिक है, क्योंकि मीडिया में भारतद्रोहियों का एक हिस्सा प्रभावी है और शेष लोग बेचारे भोले भाले हैं, तो वो जानते नहीं हैं, तो ये षड्यंत्र पूर्वक धर्मनिरपेक्षता शब्द चल रहा है। धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग असंवैधानिक है, संविधान विरुद्ध है। संविधान में इसका अधिकृत अनुवाद पंथ निरपेक्षता है। लेकिन मूल संविधान में रामकृष्ण आदि के जो चित्र हैं उससे बहुत पुलकित नहीं होना चाहिए। संरक्षण प्राप्त है इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को, अन्य कई देशों में कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को, मुस्लिम देशों में इस्लाम को, बौद्ध देशों में बुद्ध धर्म को। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहाँ बहुसंख्यकों के धर्म को अधिकृत राजकीय संरक्षण नहीं प्राप्त है, जो बड़ी लज्जा की बात है। लज्जास्पद रूप में भारत एक अनोखा राष्ट्र है और संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 38 में एक छोटे से संशोधन के द्वारा यह कलंक दूर किया जा सकता है। क्योंकि हमारा संविधान उदार और लचीला है, तो उसमें यह गुंजाइश है कि अगर हमारे माननीय संसद सदस्यगण चाहें तो 100 संशोधन हुए हैं, ये एक आधारभूत संशोधन है। भाग 4 अनुच्छेद 38 में जोड़ा जाए, भारत का राज्य भारतीय संस्कृति की रक्षा करेगा। अब मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा, चलिए बात होती रहेगी। अब सबसे पहले मैं प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी को बुलाता हूं, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त समाज वैज्ञानिक हैं और जिस एकेडमिक दरिद्रता की मैं चर्चा की। देशभक्ति के दो, देश और भक्ति,
इसके बारे में थोड़ा सा बताकर मैं अपने विषय पर आऊँगी। मुझे विषय दिया गया या मैंने स्वयं ही मांगा था कि बिना ज्ञान के देशभक्ति संभव नहीं है। तो फिर पहली बात, देश मायने क्या? वो जो 1947 के बाद का भौगोलिक क्षेत्र है वो हमारा देश है, या 1947 से 1000 साल पहले वो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल सब होता हुआ ये हमारा देश है, या अभी 1928 में यूरोप में नक्शा मिला है पीरी राइस का, वो नक्शा 1526, 1528, 1530 में कभी बनाया गया था और उस नक्शे में चीन को भारत बताया गया है। संपूर्ण एशिया भारत है, वो हमारा देश है क्या? तो ये भौगोलिक जो धरती का एक बड़ा भाग है ये देश है, या देश के मायने इस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वालों के ज्ञान परंपराएं, पुरुषार्थ परंपराएं, उनकी शिल्प परंपराएं, उनकी विद्या परंपराएं, हमारे पूर्वजों के अनंत क्षेत्रों में, अनेकानेक विविध क्षेत्रों में किए गए अतुलनीय पुरुषार्थ, ये देश है। एक विचार का विषय है। दूसरा, भक्ति। तो मैं संस्कृत उतना नहीं जानती, इंटरमीडिएट तक पढ़ी हूँ, लेकिन एक बार 3-4 साल पहले मैंने नारद भक्ति सूत्र पढ़ा था, तो कहा अनन्य प्रेम भक्ति है। तो फिर प्रेम क्या है? जिससे प्रेम है उसकी स्मृति मात्र से, दर्शन हो तो क्या बात, जिसकी स्मृति मात्र से चित्त में, मन में राग का, प्रियता का बोध हो या उन्मेष हो, मन में उल्लास छा जाए, आनंद छा जाए, तो वो हुआ अनुराग, राग, प्रेम, भक्ति। कहते हैं कि अंग्रेजों ने इस देश में शासन किया, या थोड़ा बहुत जो राज्य कर पाए, ये कर पाए हिंदू और मुसलमानों के झगड़ों का लाभ उठाकर। माने मेरी तरह एकेडमिशियन नहीं है गांधी जी, जिनको सरकार ने तनख्वाह दिया या घर वालों ने छुट्टा छोड़ दिया कि तू जा पढ़। पढ़ने लिखने में उनकी कोई रुचि नहीं है, और छोटा मोटा दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन कर रहे हैं। उनको ये बात पता है, क्योंकि अखंड भारत को ये बात पता है। अखंड भारत को 1909 में ये पता है कि मुसलमानों का तलवार और वार से कोई रिश्ता नहीं। हम लोग को क्या बताते हैं कि अरब से जो घोड़ा चला वो कहाँ कहाँ चला गया। अरे अरब में तो घोड़ा होता ही नहीं, ऊंट होता है। अरब में प्राग ऐतिहासिक काल से कभी कोई राजा हुआ ही नहीं, कोई सेना है ही नहीं। तो मोहम्मद साहब कौन सी सेना लेके किसको चढ़ रहे हैं? कुरान में साफ लिखा है कि जो लड़ाइयाँ हैं 400 आदमी है, 600 आदमी है, 800 आदमी है, और अरब का आदमी अरब में ही दफन हो गया। तो जो ईरान इराक तक हुआ, ये क्या हुआ? ये उस समय के ग्रीक राज और पर्शिया राज के झगड़े थे। ईरान नाम तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ है। जिस राजस्थान को कह रहे हैं कि सुरा और सुंदरी में अकबर के समय से डूब गया, प्रथम विश्व महायुद्ध और द्वितीय विश्व महायुद्ध में जर्मनी को किसने हराया? भारतीय सेनाओं ने। और बीकानेर के राजा और जोधपुर के राजा और पता नहीं कहाँ कहाँ के राजा। मैं इतिहास की विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं अर्थशास्त्र की विद्यार्थी हूँ। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स मेरा विषय है, और इस विषय की गहराई में जाने के लिए मैंने यूरोप का विशद अध्ययन किया, और इस यूरोप के अध्ययन के क्रम में ये सारी चीज़ें मेरी जानकारी में आई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब इंग्लैंड हार रहा है, क्यों हार रहा है? इंग्लैंड के पास सेना ही नहीं है। इंग्लैंड की जनसंख्या आपके मध्य प्रदेश के कोई 2-3 जिलों की जनसंख्या होगी, और हमारे यूपी के कोई 1 जिले की जनसंख्या होगी। रेगुलर आर्मी इंग्लैंड में कभी थी ही नहीं। इंग्लैंड में, लंदन में पुलिस व्यवस्था मिड 19th सेंचुरी में आई है, तो भारत की सेनाएं गई हैं। काम की कहानी पढ़िए। अहिल्या और ऋषि गौतम और इंद्र को आप पढ़िए
वाल्मीकि कृत रामायण में? ये सब अज्ञान का प्रतिफल है, जिससे हम अपने पौरुष बल को न जाने। अगर ज्ञान होता तो हमको पता होता भी 1500 साल पहले रोम के राजा को पकड़कर इसी मध्य प्रदेश के उज्जैन में रस्सी से बांध के लाके सड़क पर घुमाकर छोड़ा गया था। रोम की उसकी पूरी गिरदावरी आप ही के यहाँ टंगी हुई है, इसी मध्य प्रदेश में। अगर हमको ज्ञान होता तो हमको ये भी पता होता कि हमारे घोड़े पैसिफिक से लेकर मेडिटेरियन तक लगातार जा रहे हैं। अगर ज्ञान होता तो हमको पता होता एक पूरे महासागर का नाम हिंद महासागर है। यहीं पर अफ्रीका भी तो है, चीन भी है, अरब भी है, इसका नाम अरब सागर हो सकता था। क्यों? क्योंकि इस पूरे इलाके में भारतीय सेनाएं जाती थी। हम क्या कहेंगे? भारत के इसका सांस्कृतिक विस्तार। अरे साधु वाधु दूसरे के देश में जाएंगे और उस देश के विरुद्ध अपने धर्म का प्रचार करेंगे तो राजा मारेगा कि नहीं मारेगा? चीन में ईसाइयों की जो दुर्गत 1500 साल तक हुई है, अब जाके कन्वर्जन शुरू हुआ है। तो हमारी लगातार सेनाएं जा रही हैं और इन सेनाओं की कहानियां मैंने अपने बचपन में सुनी है। महाभारत पढ़ लीजिए, पुराण पढ़ लीजिए, रामचरितमानस पढ़ लीजिए, हमारे दोनों महाकाव्य युद्ध काव्य हैं। आक्रमण अगर होता अभी 20 साल पहले केवल 2 मार्गों से हो सकता था, जल मार्ग और थल मार्ग। अब वायु मार्ग से 20 साल से आक्रमण होने लगे हैं। तो जल मार्ग और आज जो कुछ आपके सामने आपके समक्ष कहूंगा वह भारतीय सेना में मेरे 37 वर्ष के निजी अनुभवों पर आधारित है। देशभक्ति शायद बाकी लोगों के लिए ज्यादातर आजकल हमारे देश में एक थ्योरेटिकल या सैद्धांतिक विषय बन गया है, लेकिन एक सैनिक के लिए, एक सैनिक के दृष्टिकोण से ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। इसलिए हमारे लिए ये कोई शास्त्रार्थ का विषय नहीं है, ये जीवन और मृत्यु का विषय है। जब भी कोई सैनिक लड़ाई के मैदान में अपनी जान जोखिम में डालता है तो उससे अपने आप से साफ पूछना पड़ता है, क्यों, किस लिए मैं यहां पे मरने को तैयार हूं, क्यों मैं घायल हूं, क्यों मैं तड़पूं, क्या वजह है, क्या मजबूरी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये हमारे लिए कोई थ्योरेटिकल या सैद्धांतिक विवाद नहीं, ये एक बड़ा भयानक सत्य बन जाता है। धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र ही धर्म का क्षेत्र है। जो साक्षात प्रमाण सत्य है, जो भीषण सत्य है, वो आपको लड़ाई के मैदान में मिलता है। 37 साल मैंने इस देश के विभिन्न लड़ाई के मैदानों में जंग में हिस्सा लिया। मैंने कई बहुत बहादुर, बहुत नेक और अच्छे सिपाहियों को वीरगति प्राप्त करते हुए अपनी आंखों से देखा। कितने मेरे साथ जब हम हमले या लड़ाई में थे, आपके दाएं या बाएं लोग मर रहे थे, गिर रहे थे, चीख चिल्लाहट वहां होती है, जिसको घायल है, जो पानी के लिए चीख रहा है। जब आप सब ये देखें तो स्वाभाविक आप अपने आप से पूछते हैं, ये किस लिए, ये क्यों, ये क्या वजह है, क्यों मैं यहाँ ये सब करने आया हूं, क्यों मैं यहाँ मरने आया हूं। और अगर मैं मर गया तो क्या मेरा कुछ शेष रहेगा, क्या मेरा कुछ शेष रहेगा। गीता में बड़ा साफ लिखा है, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नाश होने से वो आत्मा का नाश नहीं होता। अपने दिल को टटोलिए, अगर वाकई हम इस तथ्य को मानते तो क्या 10,000 साल हमको इतना आतंक झेलना पड़ता।
बाहर वालों का, चाहे वो कन्वर्टेड हो, चाहे अपने हो, चाहे बाहर के हो। 10 साल तक अगर हम ये मानते कि नहीं साहब, अगर हम मर भी गए, कट भी गए, शस्त्र हमको काट नहीं सकते, आग हमको जला नहीं सकती, और अगर हम मर भी गए तो हमारी आत्मा अमर रहेगी, अगर वाकई आप ये मानते तो आपको इतना जो है नीचा नहीं देखना पड़ता कोई 1000 साल से ज्यादा तक। और सीधी बात उस वक्त ये है कि लड़ाई के मैदान में ये जो है ये दर्शन का विषय नहीं है, ये यथार्थ का विषय। आपके सामने जिंदगी, आपके सामने मौत, आपके सामने आदमी गिर पड़ा, मर गया, दूसरा तड़प रहा है। तो ये जो देशभक्ति का सवाल है, मैं इसको अपने बड़े निजी अनुभव के आधार पे आज मैं इसके ऊपर बातचीत करना चाहूंगा, जो मेरा 30 साल का इस सेना में अनुभव है। क्या मैं देशभक्त हूं? मैं समझता हूं कि आज मैंने ये कहने का अधिकार पाया है क्योंकि एक मेजर के तौर पे मैं पंजाब में आतंकवाद के विरुद्ध लड़ा। मैंने कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिया। 6 मेरे पलटन के जवान शहीद वीर गति को प्राप्त हुए थे, 21 घायल हुए थे। उसके बाद जब मैं ब्रिगेडियर बना, हमें किश्तवाड़ में भेजा गया आतंकवाद से जूझने के लिए। 60% आबादी वहां की मुसलमान और केवल 40% हिंदू है, और वहां भी हिंदुओं का नरसंहार शुरू हो गया था और वहां से पलायन शुरू हो गया था। उस वक्त हमने वहां पे उस पलायन को रोका और कोई 350 दहशतगर्द टेररिस्ट को जमीन के नीचे गाड़ के हम आए। उसके बाद रजौरी और पुंछ के इलाके में मुझे फिर लड़ाई देखने का मौका मिला। तो मैं शायद ज्यादा गर्व से नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरी अग्नि परीक्षा एक बार नहीं कई बार हो चुकी। तो आज जो मैं कह रहा हूं, मैं उस बुनियाद पे कह रहा हूं। मेरे लिए कोई थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं, ये मेरा जीवन का निजी अनुभव है। और मैं समझता हूं अपनी 5, 6, 7, 8 बार अग्नि परीक्षा देने के बाद शायद मैंने थोड़ा बहुत अधिकार पाया है देशभक्ति के बारे में बात करने का, क्योंकि असली देशभक्ति बातों से नहीं होती, अपने कर्मों से होती। मैं इसी चीज को तभी एक बड़े निजी पर्सपेक्टिव से आपके सामने पेश करना चाहूंगा। मेरे पिताश्री जो थे महाराजा हरि सिंह के जमाने में रियासत जम्मू कश्मीर के फौजों के चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे। यही जम्मू कश्मीर की फौजें आज भारत के अंदर एक जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट के नाम से मशहूर है, और ये बड़ी अच्छी लड़ाका रेजिमेंट है जिसने आज़ाद हिंदुस्तान का प्रथम महावीर चक्र प्रदान किया। और अगर जम्मू कश्मीर आपके पास है तो ये हमारी रेजिमेंट के बलिदानों के बनिस्बत है की वजह से। मेरे जो बड़े भाई साहब थे वो भी अपने कुल की परंपरा का अनुसरण करते हुए इसी रेजिमेंट में भर्ती हुए और वो कैप्टन थे। 1965 में वो वीर गति को प्राप्त हुए जबकि वो 23 वर्ष के थे। वो अच्छे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे जवान थे, मेरे से बड़े, और अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी, अच्छे स्पोर्ट्समैन। और जब हमने उनको ट्रेन में विदा भेजा था, अभी तक मुझे वो दृश्य याद है, वो ट्रेन से आखिरी बार हाथ हिलाते हुए, और जब वो वापस आए तो एक छोटी सी कांस की जो आपका पात्र होता है उनकी अस्थियां हमारे घर वापस आई कि नर्मदा जी में बहा दी जाए। जबलपुर में आज भी जो सड़क जिस पे हम रहते हैं हमारे भाई साहब के नाम पे। घर में काफी रोना धोना हो रहा था। मैं तब 10वीं क्लास में था, बहुत आक्रोश आया और मैंने सोचा कि मैं जरूर इसका बदला लूंगा, क्योंकि खून का बदला केवल खून होता है और ये सब चीज अहिंसा के बड़ी बड़ी बखान देने से नहीं जाती। इसके लिए आपको बलिदान देना होता है। और जो भी देश, जो भी कौम
ये बलिदान देने से हिचकिचाएगी, वो गुलामी जरूर की बेड़ियां डालेगी। मैंने किसी को बोला नहीं, मैंने चुपचाप से एनडीए का कागज भर दिए। 1966 में इम्तिहान दिया और 1967 में जब पूरे ऑल इंडिया के रिजल्ट आए, मैं पूरे इंडिया में सेकंड था, आर्मी नेवी में, 3rd एयरफोर्स में। तो मैं पिताजी के पास गया कि मैं तो जा रहा हूँ। वो उस वक्त हक्के बक्के रह गए कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैं कहा साहब मैं फौज में जा रहा हूँ पिताजी। तो बोले एक बेटा मेरा गया, वो काफ़ी नहीं हो गया। मैंने कहा कि अब आप कुछ भी कहिए, मैंने तो जाना है। अब आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद लेके जाऊंगा, नहीं तो मैं ऐसे चला जाऊंगा। रिक्शा बाहर खड़ा है, सामान लोड हो चुका है। तो ये इस तरह से हमारी सैनिक जीवन की शुरुआत हुई। 37 साल हमको इस देश की सेवा करने का मुझे बहुत ही भाग्य से ये मौका मिला है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस दौरान मैंने बहुत से ऐसी चीजें देखी हैं जो सामान्य जीवन में आप सोच भी नहीं सकते। कितनी बार मेरे साथ हुआ है कि अपने जवान जिसको बुरी तरह से गोलियां लगी हैं, आप उसका हाथ पकड़ के बैठे हैं। रात का समय है, रात को हेलीकॉप्टर नहीं आ सकते। डॉक्टरों ने बोला साहब किसी तरह इसको सुबह तक जिंदा रखो, किसी तरह इस बंदे को सुबह तक जिंदा रखिए, हम हेलीकॉप्टर से निकाल देंगे, ऑपरेशन करके पेट से 32-34 गोलियां निकाल देंगे, लेकिन किसी तरह से मेहरबानी करके इसको जिंदा रखिए। वो लड़का आपके हाथ में देके वो पानी मांग रहा है। अब जिसके पेट में गोली लगी हो उसको पानी नहीं दे सकते, डॉक्टर मना कर देगा। वो मुझे बोल रहा है कि साहब मैं मर रहा हूं, मेरे कम से कम प्यासा क्यों मार रहे हो, पानी दे दो मेरा। ये मेरे साथ हुआ है दीदी। तो मैंने डॉक्टर आदरणीय बख्शी जी ने राजनीति और देशद्रोह पर भी बहुत भली भांति प्रकाश डाला। नमस्कार। पहले हम लोगों ने बहन सुश्री केडिया जी को सुना, जिन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारत की बताई, भारत की महानता की बताई, भारत के संस्कार की बताई, भारत की संस्कृति की बताई, भारत के ऋषि मुनियों की तपस्या की बताई। फिर बख्शी साहब को सुना, जिन्होंने वर्तमान देश के दर्द को, अपनी पीड़ा को, वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो हो रहा है उस बात को आपके सामने रखा। मैं भविष्य की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं, क्योंकि भूत हो गया, वर्तमान हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं भविष्य की ही चर्चा करूं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई बख्शी जी को सुनकर, सुश्री केडिया जी को सुनकर, और निश्चित रूप से उनकी विद्वता, उनका अनुभव, उनकी साधना, उनका राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, उसके आगे मैं बहुत छोटा हूँ, उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं। पर कहीं न कहीं जैसे आप हाथ होते हैं वैसे हम लोग भी सब हाथ होते हैं। पंकज जी ने बताया कि मेरे घर में मेरे बड़े भाई का निधन हो गया था, कल उठावना था। उठावने के बाद मेरे मित्र ने कहा कि ये जो भाई साहब के गले में गुलाब के फूल की माला, ये बड़ी मुश्किल से मिली, 1,500 रुपये की है। उनके गुलाब के फूल की माला 1,500 रुपये की। बोले हाँ, आज आपको पता नहीं वैलेंटाइन डे है, गुलाब का फूल 25 से 30 रुपये में बिका। बड़ी मुश्किल से परिचित था तो उसने बना के दी मुझे। रात को जब मैं सो रहा था तो मेरी आदत है कि मैं टीवी चलाता हूँ, समाचार देखता हूँ, सब चैनल देखता हूँ। एक कोई नेशनल चैनल में एक लड़की से इंटरव्यू हो रहा था। बोले वैलेंटाइन डे आज कैसे मनाएंगे? बोले मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से बॉयफ्रेंड के साथ जाऊँ मैं आज, और हो सकता है कि कोई नया प्रपोज कर दे तो उसके साथ चले जाऊँ।
बख्शी साहब का दर्द कि वीर रस, इसका अभाव, उसके परिणाम, मैं थोड़ा सा विषयांतर भी करूंगा। अभी हम लोग एक विषय पे काम कर रहे हैं बख्शी जी। 1.5 महीने पहले एक घटना हुई थी, समाचार पत्र में इंदौर के 6 आत्महत्याएं एक साथ एक ही दिन में हुई थी। मैंने आधा समाचार पत्र भरा हुआ था, फिर लगातार 3-4 दिन तक आत्महत्याएं आत्महत्याएं आत्महत्याएं, और आत्महत्या करने वाला वर्ग नौजवान, पढ़ा लिखा, कोई फैशन डिजाइनर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है। मैंने सोचा इसके ऊपर काम करना चाहिए, और मेरे पास कुछ हमारे मित्रों की एक टीम है। जब हम कोई मिशन हाथ में लेते हैं तो वह मिशन हमने हाथ में लिया कि यार ये आत्महत्याएं हो रही है, इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए, क्यों हो रही। और अभी एक हमारी 4-5 लोगों की टीम इसके ऊपर रिसर्च कर रही है। तो पिछले वर्षों के अंदर जब से ग्लोबलाइजेशन का युग चालू हुआ, उसके पहले दुनिया में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं अमेरिका और जापान में होती थी, पर अब जापान और अमेरिका को हमने पीछे छोड़ दिया। हमारे देश में आत्महत्याओं की संख्या जापान और अमेरिका से बढ़ गई। शहरी क्षेत्र में बढ़ी, पढ़े लिखे वर्ग में बढ़ी। बेंगलोर नंबर 1 है, और इंदौर भी टॉप 5 के अंदर है जहां आत्महत्याएं सर्वाधिक हो रही। हमने आत्महत्या क्यों हुई इसके ऊपर एक रिसर्च कर, पता लगा कि मान्यता है कि परिवार के अंदर संस्कार होंगे, संस्कारित परिवार होगा तो वहां से निकलने वाला बच्चा कोई सा भी धर्म हो, चाहे राष्ट्र धर्म हो, चाहे समाज धर्म हो, उसमें हमेशा वो खरा उतरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। मित्रों, प्रत्येक विराट संरचना सूक्ष्म से ही रचित होती है, और माननीय मंत्री जी ने जो सूक्ष्म आधार हैं इन विराट तत्वों की रचना के, उनकी ओर संकेत किया। विराट से सूक्ष्म बनता है और सूक्ष्म से विराट, इसलिए अगर हम सूक्ष्म की चर्चा करते हैं तो विराट की ओर ही संकेत है। कार्यक्रम के बाद आप चाहेंगे तो पुस्तक वहाँ उस कोने में खरीद सकेंगे 140 रुपये की। अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए देशभक्ति ही जिनका जीवन है और जो भारतवर्ष में मंच पर विराजमान और सुनने के लिए विद्वज्जन, वैसे तो अध्यक्ष की हमेशा ही मुसीबत रहा करती है, कई प्रकार की, लेकिन आज की मुसीबत कुछ हमेशा से अलग है। आज मजा ये है कि हर सभा में श्रोता ये चाहता है कि सभा जल्दी खत्म हो जाए, और वक्ता जो है वो खत्म करना नहीं चाहते। लेकिन आज की सभा उल्टी है कि श्रोता सुनना चाह रहे होंगे और मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि श्रोता सारे बदल चुके हैं। जो कल शुरुआत हुई थी उस समय का शायद ही एक हद कोई बचा होगा, तो ये तो वही बोलने वाले बचे। सामान्य तो होता उल्टा है कि बेचारा श्रोता शुरुआत से आखिर तक अन्याय सहता रहता है, वो वक्ता आते जाते रहते हैं। साहित्य में तो ज़्यादा होता है, और आज का मजा ये है कि श्रोता सब बदल चुके हैं, वक्ता बेचारे वही हैं। और आधिकारिक वक्ता इस विषय के ऊपर बुलाए गए। मूल उद्देश्य उसके पीछे का यही था कि केवल देशभक्ति नहीं,
कुछ शब्दों की यहाँ चर्चा भी हुई है, उन सबको मैं पुनरुच्चार नहीं करूँगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आज हमारे देश में अनावश्यक है, जिनका उपयोग नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हैं जो गलत अर्थों में प्रयोग हो रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका अनर्थ निकल रहा है। चाहे धर्मनिरपेक्षता हो सकता है, चाहे धर्म हो सकता है। ऐसे ही एक शब्द है देशभक्ति, इसको लेकर के भी बहुत भ्रम है। अभी कैलाश जी ने भी कुछ चर्चा की है। रेलवे स्टेशन पे उतर करके जब गांव जा रहे थे, 104 बुखार था उनको। बैलगाड़ी, उनकी तो स्थिति बड़ी खराब थी। उन्होंने एक बैलगाड़ी वाले से कहा, उसने कहा चलो मैं छोड़ दूंगा, 12 किलोमीटर जाना था वहाँ से। लेकिन रास्ते में बातचीत में, और उम्र कितनी होगी, उम्र बड़े मुश्किल से 16 साल होगी। जब बातचीत में मालूम पड़ा कि ये महार है जाति के, तो उसने केवल उतारा नहीं तो धक्का देके लात मार के इनको नीचे गिरा दिया। साथ में 2 छोटी बहनें थी, तो एक 16 साल का लड़का जिसके साथ उसकी 2 छोटी बहनें हैं, उसको स्वयं को 104 बुखार है, शाम के 6 बजे अंधेरे में अगर जिसको लात मार के गिरा दिया गया हो तो उसकी पीड़ा भी कोई कम नहीं होती है। कोई एक व्यक्ति अपनी बहू, पत्नी या बेटी को, जिसको बच्चा होने वाला लेके अस्पताल आता है और डॉक्टर की हृदयहीनता के कारण उसको बाहर निकाल दिया जाता है और सड़क पे कहीं उसको बच्चा जन्ना पड़ता है, उसकी भी पीड़ा सैनिक की पीड़ा से कोई कम नहीं होती है। सारी हैं जो करनी चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि समय अपने पास बहुत कम है, कम से कम मेरे पास, और इसलिए सब बातें तो मैं यहाँ नहीं लूँगा। एक प्रसंग स्वतंत्रता संग्राम का ही है। लोकमान्य तिलक के जिस समय वो काम कर रहे थे तो एक सज्जन पहुंचे। दूर एक झोपड़ी में प्रकाश दिखाई दिया तो वो गया, तो एक 80-85 साल की बुढ़िया थी, वो भोजन बना रही थी। तो इसने जाके झोपड़ी पे ठक ठक करके कहा कि ऐसी ऐसी बात, मैं रास्ता भूल गया हूँ, मैं रात को रुक सकता हूँ? मैं कहा रुको। रात को बातचीत में उसने पूछा कि आप इतने जंगल में अकेली रहती हो, आपको डर नहीं लगता? बोले डर नहीं लगता। बोले जंगल में शेर हैं? बोले हैं। बोले फिर भी डर नहीं लगता? बोले नहीं लगता। बोले क्यों नहीं लगता? बोले यहाँ राजा नहीं है। मतलब दुनिया में जो सबसे अधिक डर किसी का है तो राजा का, राज्य का होता है। तो ये कोई बात ये नहीं वो कर रहे, ऐसा नहीं। पंकज जी पूरा श्लोक बता सकेंगे, न राज्यम न राज्यासी न दंड न जदांडी कहा। ये हमारे अभी कल्पना है कि राज्य भी नहीं होगा, राज्य करने वाला भी नहीं होगा, दंड भी नहीं होगा, दंड देने वाला भी नहीं होगा। ये कल्पना हमारी अभी की गई है। लेकिन ये कब होगी? जब सामने वाला भी इस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, एक अवसर पर होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक सुभाषित कहा है, मेरे को लगता है कि वो सबसे अच्छी देशभक्ति की परिभाषा हो सकती है, और वह है कि त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत्, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत्। कि जहाँ प्रश्न व्यक्ति और परिवार का है, वहाँ परिवार के लिए व्यक्ति के सुख का त्याग करने की बात मन में आए। जहाँ ग्राम की बात आए, वहाँ परिवार का सुख त्यागने की अपने अंदर शक्ति चाहिए। और जहाँ जनपद की बात आए, मतलब जिसे आज हम देश कहते हैं, तब हम अपने गांव का लाभ है वो छोड़ सकें। और दधीची जैसी अवस्था अगर आती है तो उसके लिए पृथ्वी छोड़ने की अपनी तैयारी होनी चाहिए। ये भाव प्रत्येक व्यक्ति के मन में, और वो किसी भी अवस्था में आ सकता है, उसमें सहभाग लिया। अगर ये सब संख्या शुरुआत से होती तो और बड़ा अच्छा लगता, सारा परिश्रम सफल होता। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि अगली बार ये कार्यक्रम और अधिक सफलता से होगा। इस विश्वास के साथ सबको नमस्कार, धन्यवाद। सेमिनार संगोष्ठी का मूल उद्देश्य
संक्षेप में परालकर जी ने बता ही दिया। एक उद्देश्य और था कि समकालीन विश्व में राज्य ही काफ़ी शक्तिशाली है। दुनिया के दूसरे देशों में तो धर्म भी शक्तिशाली है, लेकिन भारत में दुर्भाग्यवश केवल राज्य सर्वाधिकारी राज्य है। भारतीय साहित्य परिषद की इंदौर इकाई के आज के इस 2 दिवसीय देशभक्ति पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में पधारे हुए हमारे सभी आमंत्रित अतिथिगण, आज इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, इंदौर के सभी लोग जानते हैं कि जिसके परिवार में एक बड़े भाई के दिवंगत हुए हों और वह राष्ट्रभक्ति के लिए यहाँ पर अपने सिस्टम, अपने रीति रिवाज को छोड़कर आए हैं कि यदि कल जोगिंदर सिंह जी आए थे तो सुबह 5 बजे फ्लाइट में वो बैठे हैं तो रात को 2 बजे से उठना भी पड़ा है, 4 बजे से उठे हैं और फिर यहाँ से वापस गए। आधी घंटे पौन घंटे बोलने के लिए जो व्यक्ति 600 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूरी से आ रहे हैं, तो सर आपका ये जो अमूल्य सहयोग है, ये छोटा मोटा सहयोग नहीं है। आप अहमदाबाद से आए, आप लखनऊ से आए, आप जहां से भी आए हैं, इतनी दूर दूर से आप आए हैं, तो हम वास्तव में आपको दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने वास्तव में अपना बहुत बड़ा समय दिया है इस देशभक्ति के जागरण को पुनर्जागरण में बदलने का। मैं समस्त अतिथि वक्ताओं का दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वास्तव में बहुत बड़ा समय दिया है। मैं समय इस ओम नागपाल शोध संस्थान का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस हाल को न केवल उपलब्ध करवाया बल्कि यहाँ के प्रत्येक कर्मचारी ने हमें यहाँ हर प्रकार का सहयोग दिया। कर्मचारी ने जिस प्रकार से हमारे को चाहे लिफाफे लगाने पड़े हों या उनको भेजना पड़ा हो, उन्होंने मदद की है, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। एवं धर्मपाल शोध पीठ के श्री पंकज मिश्र जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा। सर आपको धन्यवाद मैं इसलिए दूंगा कि आपने यह सुअवसर इंदौर इकाई को दिया, क्योंकि हम सब यहाँ पर आए हैं इस राष्ट्रीय अनुष्ठान के अंदर आहुति देने के लिए, देशभक्ति के अनुष्ठान में आहुति देने के लिए। आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप सबके कारण यह गोष्ठी वास्तव में पूर्ण सफल हुई है। मीडिया के बंधुओं को भी धन्यवाद दूंगा कि वे यहाँ आ रहे हैं और आकर और अपने हिसाब से बिल्कुल कवरेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा कवरेज कर रहे हैं। वो वास्तव में किस प्रकार से चुनाव से बीच में से आए थे और आकर गए, उनको भी एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ।